72 घंटे हैं जी, सऊदी अरब ने हमें दिए हैं 72 घंटे के, हमारे $3 अरब तो वापस करो। हुकूमत लेने के लिए ये तैयार नहीं है, अपने दरमियान में कोई पावर शेयरिंग फार्मूला इनसे बन नहीं रहा। जज साहब कहते हैं कि जनाब ये फलाना बंदा है, ये आपका ड्राइवर है, इसके अकाउंट में 4 अरब रुपए कहाँ से आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। बहुत तेज़ी नज़र आ रही है मुलाकातों के सिलसिले में और ये भी सोचा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जी यही महीना है जिसमें मार का दिखा देना है, जिसने भी दिखाना है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि मुलाकातें तेज़ हो रही हैं, अब तो जहांगीर तरीन साहब भी काफ लीग से मिल रहे हैं और ये भी इतलात है कि जनाब शहबाज शरीफ भी आने वाले वक्त में मुलाकातें करेंगे। ये सब कुछ हो रहा है। अपोजिशन की तरफ से पीडीएम का इजलास भी जारी है, उसमें भी फैसले हो जाने हैं, हतमी फैसले हो जाने हैं, नंबर गेम्स भी पूरी करनी है। पीपल्स पार्टी से पहले ही सब कुछ हो गया, अब हुकूमत भी अपने कार्ड्स खेल रही है और असद कैसर साहब स्पीकर कौमी असम्बली वो एक्टिव हो गए हैं क्योंकि नज़र आ रहा है कि MQM है वो भी दूसरी जमातों से मिल रही है। अब ये हुआ है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के भी मुतालबात सामने आ गए हैं और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से तो सेनेट से वॉकआउट किया गया कि जी हमें काबीना में आप हिस्सा नहीं दे रहे, उतना हिस्सा जितना हमें देना चाहिए, ये आटे में नमक के बराबर काम नहीं चलेगा। तो ये टाइमिंग बड़ी अहम है कि एक तरफ अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, दूसरी तरफ इत्तेहादियों से मुलाकातें हो रही हैं, जहांगीर तरीन साहब एक्टिव हो रहे हैं और इसी दौरान बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से ये वॉकआउट होना ये बहुत अहम है। माजी में पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी में भी बड़ी कुर्बतें रही हैं। शायद ये वजह है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से बलूचिस्तान अवामी पार्टी को ऑफर कर दी गई है कि आए छोड़े इत्तेहाद को, हमारे साथ आकर बैठे, अपोजिशन बेंचेस पर बैठ जाए। अब हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत की तरफ से शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अब वार की तैयारी है और ये हो रहा है कि असेंबली में लाया जाएगा अब शहबाज शरीफ के खिलाफ एक वार, और वो ये है कि जी उनके खिलाफ करारदाद लाई जाए कि जी करप्ट आदमी है और ये किस तरह से अपोजिशन लीडर बने हुए हैं, सारा कुछ इनका सामने लाया जाए। तो ये अब ये गेम बढ़ती चली जा रही है दोनों तरफ से। अब ऐसे लग रहा है कि तैयारी है हमले की और देखते हैं कि पहला हमला किसने करना है। सब बंदियां की जा रही हैं, एक दूसरे के लोग तोड़ने की बात हो रही है, इसमें कौन कामयाब होगा ये बहुत ज़्यादा अहम है। तो इसी वाले से आज हम बात करेंगे। बाबा डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं। बाबा डोगर साहब, ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी का इस वक्त एक सीट मांगना ये अहम है। अब हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है शिबली फराज साहब के जी बैलेट पर जो होगा देखेंगे, तो ये आपको लगता है ये चीज़ सेटल हो जाएगी या कल को डिमांड कोई और भी बढ़ सकती है? ये मौका देखकर डिमांड की गई है या ये इशारा है कि हम जा रहे हैं? देखें उसामा साहब, सबसे जो पीटीआई को जो सबसे बड़ा सेटबैक है इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, एक तरफ अपोजिशन बड़ी एक्टिव हुई है। आप देख लें कि तमाम अपोजिशन पार्टी जो हैं वो एक दूसरे के साथ भी राब्ते बढ़ा रही हैं और पीटीआई के जो लोग हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जहांगीर तरीन जो है उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं, चौधरियों के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, MQM के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, बाब नाराज बैठी हुई है। दूसरी तरफ जो अहम चीज़ है वो ये है कि हुकूमती लेवल पे मुझे कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आता जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनके साथ जो एक खलीज पैदा हो रही है, उसके साथ जो डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करे, उनके साथ बैठक करे, उनके साथ बातचीत करे। मसलन इमरान खान साहब के पास 2 बड़े बंदे थे, KPK से परवेज़ खटक साहब थे, पंजाब से जहांगीर तरीन और अलीम खान थे। जहाँ आपको याद होगा कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट बननी थी तो अलीम खान जो जहांगीर तरीन थे वो बलोचिस्तान भी जा रहे थे, बाप पार्टी से भी बात कर रहे थे, MQM से चौधरियों से भी बात कर रहे थे, आज़ाद कैंडिडेट के साथ वो मुलाकातें कर रहे थे, MQM के साथ मुलाकातें कर रहे थे और गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्होंने अपने जहाज़ पे पूरा पाकिस्तान के चक्कर काटते रहे, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मिलते रहे, इंडिपेंडेंट लोग जहाज़ भर के वो जाती उम्रा कह रहा हूँ वहाँ इस्लामाबाद बनीगाला में लेके जाते रहे। इलेक्शन से पहले बेतहाशा लोगों की शमूलियत जहांगीर तरीन ने करवाई। इस तरह KPK में परवेज़ खटक जो थे वो बड़े इफेक्टिव थे। अब आप देखें परवेज़ खटक खुद गवर्नमेंट से नाराज़ हैं, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। जहांगीर तरीन आलमोस्ट पार्टी से अलहदा हो चुके हैं, शदीद इख्तलाफात हैं। शाह महमूद कुरैशी जो है उन पर इमरान खान वैसे ट्रस्ट नहीं करते, उनके साथ ट्रस्ट का डेफिसिट है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर एक इफेक्टिव आदमी थे लेकिन उनके साथ भी इख्तलाफात हैं, वो भी पार्टी के साथ नाराज़ हैं और वो इस अहम मौके पे आप देखें वो लंदन गए हुए हैं।
तो पीटीआई के अंदर ऐसे वक्त में जब अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की बातें की जा रही हैं, मुझे नज़र नहीं आता कि पीटीआई के अंदर ऐसी कोई कोर कमेटी हो, कोई ऐसे तगड़े लोग हों जो कि इत्तेहादियों को साथ लेके जा चल सकें, जो इत्तेहादियों से बात कर सकें, जो पार्टी को इंटैक्ट रख सकें। अब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ था, वो पार्टी को इंटैक्ट रखता था, उसकी अपनी पार्टी थी, वो पार्टी उसके ख़ानदान की अपने ख़ानदान की पार्टी थी। यहाँ पर एक ऐसा वज़ीर आला है जिसका पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है, पार्टी से आज तक वो पार्टी के साथ जेल ही नहीं हो सका, उससे आधी पार्टी उससे नाराज़ है। तो जो मुझे लग रहा है कि पीटीआई जो है ना वो उसका अंदर से स्ट्रक्चर सारा कमज़ोर हुआ होगा। बड़ी अहम बात है आपकी, आपने की है ना, ये नई बात आपने बताई और बड़ी काबिल गौर है गुलाम साहब के। वाकई इमरान खान साहब का रवैया तो लचकदार कभी भी नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा, सियासी तौर पर नहीं। वो कहते हैं नहीं मैं तो हाथ भी नहीं मिलाऊंगा, हाथ मिलाने का मतलब होगा मैं गद्दारी करूंगा। तो वो फिर किस तरह से इत्तेहादियों को भी बनाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो बीच में कोई ना कोई हमेशा कोई ऐसा आदमी होता है कि जो जाकर, कभी हम देखते हैं असद उमर साहब कभी ये काम कर रहे हैं, कभी प्रेस खटक साहब को सौंपा जाता है। तो जब ये लोग नाराज़ होंगे तो किस तरह इत्तेहादियों को साथ लेकर चला जाएगा गुलाम साहब? जो इनके इत्तेहादी हैं उनके आपको पता है कि पहले दिन से ही मसाइल जो हैं वो साथ साथ ही रहे हैं। अगर आज आप बाप की बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया है, एक वजारत मांगी है, तो एक ख़बर आपके नज़र करता हूँ कि अभी मैंगल साहब ने भी 2 वजारतें मांग ली हैं, वो भी एक आध दिन में खबर जो है वो सामने आ जाएगी। अच्छा, तो इत्तेहादियों के हवाले से वाक़अतन मैंगल साहब तो सर पहले ही लैदा हो चुके हैं ना, वो तो पहले ही नाराज हो गए, वो एपीडीएम के हिस्सा बन चुके हैं। उनसे बातचीत की गई थी कि आप हमारे साथ रहें, आएँ। अच्छा। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं आपके साथ आऊँ तो 2 वजारतें दे दें। और दूसरी तरफ भी अच्छा, जिन्होंने राब्ता किया, इन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आ जाएं। इधर भी उन्होंने कह दिया कि इधर भी हमें उन्होंने 2 वजारतों की बात कर दी है दोनों तरफ में। अच्छा, इधर भी और उधर भी। अब देखते हैं कि वो हाँ जी, दोनों तरफ से तो कि 2 वजारतें हमें दे दें, हम आपके साथ हैं। ज़ाहिर है कि अब जो क्राइसिस है लीडरशिप का, जिस तरह से अभी बाबा डोगर साहब ने पॉइंट आउट किया, ये वाकई बात ठीक है कि पॉलिटिकल फिगर ऐसा एक शख्स भी नज़र नहीं आता पीटीआई की सफ़ों में जो इन तमाम लोगों के साथ बात कर सके, इनको बिठा सके या इनके साथ कोई भी ऐसा मुआहिदा कर सके कि आने वाले दिनों में जो मुश्किल आने को है वो टल जाए या वो उसमें कुछ मुश्किलात कम हो जाएं। ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हाँ, लेकिन कुछ हालात भी अगर आप पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं सारा, तो इमरान खान साहब के वैसे ही किस्मत के धनी हैं। अच्छा। उनको ऐसी चीज़ें जो हैं वो अपोजिशन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिनका अपोजिशन कभी फ़ायदा उठा नहीं सकी या अभी भी शायद ना उठा पाए। बहुत सोच विचार के बाद भी अब वो आप देखें कि इस वक्त इस सूरत हाल की तरफ बढ़े हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लेके आते हैं और ये भी कह रहे हैं कि 23-24 फरवरी को तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे, जमा करवा दी जाएगी, तो विद इन वीक उसका फ़ैसला करना होगा। अच्छा। तो यहाँ एक बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ ये है कि हुकूमत लेने के लिए ये तैयार नहीं है, अपने दरमियान में कोई पावर शेयरिंग फार्मूला इनसे बन नहीं रहा। आज पीडीएम की बैठक हो रही है, उसमें मौलाना फजल रहमान बातचीत कर रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ से और लंदन से मियाँ नवाज शरीफ साहब भी इसमें शामिल होंगे। तो अभी ये तय किया जाएगा कि आने वाले दिनों में अगर हम हुकूमत गिरा लेते हैं तो फार्मूला क्या होगा, आगे किसको क्या देना होगा, किस तरह से हम आगे चलेंगे। क्या एक चीज़ मुझे बताएं तो सर जल्दी से, क्योंकि अगली खबर पर भी जाना है, बड़ी अहम है कि ये पहले बता देने से तो ही मसला ख़राब हो जाता। बता दें हम तहरीक अदम एतमाद की तैयारी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नंबर गेम पूरी कर रहे हैं, हमारे साथ 5 लोग हैं जी, 5 वज़रा हमसे राब्ते में है। राना सनाउल्लाह सब कह रहे हैं जी इतने लोग तहरीक इंसाफ से आना चाह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही किसको रखे किसको ना रखे। तो ये तो फिर लोटा क्रेसी, ये तो फिर छांगा मांगा की सियासत है कि जी आ रहे हैं हम तहरीक इंसाफ को वो लोटे हमेशा हुकूमत की तरफ जाते हैं, हुकूमत सर आपके जो अपने नजरियाती लोग होंगे जिन्होंने भुगता मुझे एक बात बताएं, 2018 के इलेक्शन से पहले कितने नून लीग के लोग नून लीग छोड़ के पीटीआई में गए?
अगर वो वापस आते तो ये लोटा हो जाएंगे। सर यही तो उन पर मेरा ये सवाल है कि ये लोग टेक्निकल बात ये है कि हुकूमत उस तरह से डिलीवर करने में नाकाम रही, ये आप चीज माने उनके, और इसलिए वजारतें मांगी जा रही है। हुकूमत नाकाम रही है इसलिए वजारतें मांगी जा रही हैं। नहीं हुकूमत नाकाम है, महंगाई है, तो वो फिर तो वो किस लिए अलग होना चाह रहे हैं? वो तो वजारतों के लिए तो वो क्यों जुड़े हुए हैं इनके साथ? उसामा गाजी साहब टेक्निकली मैं आपको नजरिया का एक मिला हुआ है, क्या एमकेएम का पीटीआई का नजरिया मिलता है कि काफ लीग का और पीटीआई का नजरिया मिलता है? क्या ये नजरियाती तौर पर इकट्ठे हुए हैं? सर ऑपोजिशन इनको गिरा रही है, वो पावर के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं। ऑपोजिशन किस, ऑपोजिशन वो तो इत्तेहादी तो एक्सप्लॉइट करेंगे। सर ऑपोजिशन किस नजरिए के तहत इकट्ठी हुई हुई है? वो किस नजरिए के तहत? इमरान खान साहब जो उधर जाके इस्लामाबाद में बैठे हुए थे जब कंटेनर पे, तो किस नजरिए के तहत बैठे हुए थे? इस हुकूमत को गिराने के लिए, करप्ट हुकूमत को गिराने के लिए। तो वो भी इसीलिए बैठे हुए। उसामा गाजी साहब टेक्निकली मैं बात करूं आपसे कि आज अगर पूरी असम्बली के लोग भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हो जाएं तो वज़ीर आज़म का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर इस चीज़ को देखें ना, वो क्या बिगाड़ लेंगे? वो किसी जगह पे भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा नहीं बन सकते, वो गैर हाज़िर नहीं रह सकते। तावक्त है कि वो कोई या तो स्पीकर को पहले चेंज करे अपोजिशन, और वो वोट शोट डालें तो वो स्पीकर जो है वो वोट डलवा दे उनको। अदरवाइज़ वोट डालने से पहले अगर वो फ्लोर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो स्पीकर उधर ही उनको रोक के डिफेक्शन क्लॉज के तहत। अच्छा मुर्जा साहब मुझे एक बात बताएं, अगर मुर्जा साहब एक मिनट मुझे रुक जाए, अगर अपोजिशन स्पीकर ही उड़ा देती है और स्पीकर अपना ले आती है तो फिर क्या बनेगा? अपोजिशन की जो इत्तेहादी जमातें साथ हो रही हैं, जिस तरह हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, वो जब आती हैं हुकूमत के साथ तो तब जाके हम ये कह सकते हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब। सर मैं तो बात कर रहा हूँ स्पीकर ही अगर उड़ जाता है, स्पीकर उड़ाने के लिए इत्तेहादी जमातों की जरूरत नहीं है, स्पीकर उड़ाने के लिए पीटीआई के लोगों की जरूरत है। मैं यही तो कह रहा हूं कि स्पीकर के लिए अगर फिर ये इधर से शुरू करते हैं कि पहले स्पीकर की जाने बढ़ें, तो फिर यही है कि स्पीकर का तो कोई मसला नहीं है, खुफिया रायशुमारी उसमें वो आराम से अपना काम दिखा देंगे और स्पीकर को अलहदा कर देंगे। जब अपना स्पीकर उनका कोई भी आ जाएगा तो वो वोट अगर जाते हैं लोग फ्लोर क्रॉसिंग के लिए, वो स्पीकर नहीं रोकना होता, कस्टोडियन ऑफ द हाउस ही कहता है। अगली खबर से जुड़ती है, नया स्पीकर नहीं रोकेगा, नया स्पीकर नहीं रोकेगा किसी को भी कि आप किधर जा रहे हैं और किधर जा रहे हैं। वो फिर काम, जिस तरह मैंने कल भी अर्ज किया था कि काम लंबा हो जाएगा। अच्छा नया स्पीकर क्यों रोकेगा? अगली खबर एक चीज मुर्तज़ा साहब, एक दूसरी दो बड़ी डेवलपमेंट है आज। एक तो पीडीएम के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, दूसरी इतला ये है कि शहबाज शरीफ जो चीज़ें मुझे पता चली हैं, हो सकता है कि अगले 4-5 दिनों में चौधरी पीरलाई के साथ मुलाकात करें। और नून लीग के अंदर इस चीज़ पे डिबेट हो रही है कि अगर हम पंजाब चौधरियों को दे दें और इस हुकूमत से जान छुड़वा लें तो वो इस चीज़ पे भी गौर कर रहे हैं कि जनाब अगर हम कि चलें ठीक है, हम जब शहबाज शरीफ को इस चीज़ का मैंडेट मिल जाएगा, नून लीग के अगर अभी तक उसमें लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर चौधरी पीरलाई को वज़ीर आला पंजाब बना दें और उनको साथ मिला लें, तो उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट जो है उस पर फोकस कर लें तो पंजाब में मिनिस्ट्रियाँ तो हमारे पास ही रह जाएंगी। डॉक्टर साहब ये खबर जो है आप ही के प्रोग्राम में 2 रोज़ पहले ब्रेक हो चुकी है, यही खबर सारी की सारी कंप्लीट आपके शो में, जिसमें बताया था कि ये बिल्कुल परवेज़ लाई साहब के साथ जो उस दिन बातचीत हुई थी वो यही इन्हीं खतूत के ऊपर बातचीत हुई थी। सर अभी फिलहाल मुर्जा साहब एपीडीएम में भी ये बात जो है डिस्कस होगी और शहबाज शरीफ से मैंडेट लेना चाह रहे हैं। जब उनको ये मैंडेट मिल गया, गो हेड मिल गया, तो वो जाके चौधरी पीरलाई से मुलाकात करेंगे और फिर वहां पर अच्छा मैं एक यहाँ बड़ा दिलचस्प बहुत दिलचस्प सूरत हाल डेवलप हो रही है कि इस हद तक महंगाई को और आने वाले दिनों में जो अभी 5-6 मज़ीद शराइत भी आ गई हैं, IMF का प्रोग्राम भी रन करना है और महंगाई ने और बढ़ना है, ये आप सोच लें, नहीं लिख लें अपने पास, महंगाई और मज़ीद बढ़ेगी।
तो इनको क्या फ़ायदा होगा किसी को भी। ये 1.5 साल पहले उनसे वो लेके, तो ये एक बहुत बड़ा एक नुक्ता ये है कि ये क्यों इमरान खान साहब यहीं से सर अगली खबर निकालना चाहते हैं। गुलाम साहब यहीं से अगली खबर उसका मैं एक जुमला मैं बोलता हूं और फिर जाता हूं कि ये जो नवंबर में आनी है नई अपना तकर्री, जी उसको शहबाज शरीफ साहब खुद करना चाहते हैं निस्बतन इसके कि इमरान खान साहब करें और अपने अगले साल 5 साल भी सिक्योर करें। आपका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब ऊपर आने के लिए तैयार हैं? सर पहले दिन से तैयार है, बस मैंने कह दिया जो अच्छा चले अगली खबर सर इसी से जुड़ती है। अब ये जो जहांगीर तरीन साहब पूरा ग्रुप नजर आ गया PSL के मैच में, चौधरी बरादरान से उनकी मुलाकात है, पहले भी इनके बड़े ताल्लुकात रहे हैं, ये क्या मिलकर कोई फरमाइश कर सकते हैं नून लीग से? ये उससे पहले ये बात हो रही है कि जनाब फिर हमारा उसमें क्या हिस्सा होगा? अगरचे तरीन साहब का ज़रा मामला फ़र्क है क्योंकि वही बात आ जाएगी कि वो तो पार्टी तहरीक इंसाफ की है और वो लोग किस तरह से दूसरी तरफ जा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में। और फिर जो आपने बात की बाबू डोगर साहब, अगर परवेज़ इलाही साहब वाली बात कि जी उनको वज़ीर आला बना दिया जाता है, तो फिर परवेज़ इलाही साहब क्या जो नवाज शरीफ का विजन है या उनका प्लान है कि हम फिर 5-6 महीने में इलेक्शन की तरफ चले जाएँ, वो कभी जाएंगे? उनको क्या समझ साहब देखें, वो तो फिर 5 साल पूरे करके जाएंगे ना सर। देखें ये सारी चीज़ें बैठ के तय होनी है, ये ऐसे नहीं है कि चौधरी परवेज़ इलाही को पहले वज़ीर आला बना दीजिए बाद में वो उनको कहा जाए कि अब आप कितना, ये चीज़ें तय होंगी कि हमने कितने कब तक इलेक्शन में जाना है। ये सारी चीज़ें जब तय हो जाएंगी उसके बाद ही कोई चीज़ आगे चलेगी। और नवंबर में मैं आपको एक और बात बता दूं, चौधरी के साथ बैकडोर राब्ते हैं, हर चीज शेयर हो रही है, डिस्कस हो रही है, तो रियासत का और क्या होगा? जब ये चीजें फाइनल हो जाएंगी उसके बाद ही शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही की मुलाकात होगी। तो गुलाम रज़ा साहब रियासत का क्या होगा? कामिल आगा साहब ने कहा है जी हम रियासत के साथ हैं, तो फिर क्या बनेगा? तो सर वो सही कह रहे हैं। देखिए इस तरह के इल्ज़ामात जो है ना, ये कामिल अली आगा साहब भी बता सकते हैं, इस तरह के इल्ज़ामात वो क्यों लगाते हैं रियासत पर कि मैं रियासत के साथ हूँ और रियासत इमरान खान साहब के साथ है। इमरान खान साहब फिर अब मुझे बताएं कि क्या फिर पीछे रह जाता है? अगर इत्तेहादी इस तरह से नंगी बातें करनी शुरू कर दें तो पीछे इमरान खान साहब के पल्ले क्या रह जाता है कि फिर ये कैसे आए थे? तो फिर तो अपोजिशन के सारे जो दावे हैं वो सिलेक्टेड की जब बात करते हैं या कुछ और चीज़ें इस तरह की कहते हैं खान साहब को, तो फिर इसका मतलब तो सही कहते हैं। सर मुर्जा साहब मुझे एक बात बताइए, आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं, आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं, सर खान साहब ने कब कहा है कि मैं वो रियासत के साथ नहीं है? वो तो हमेशा इस पे फख्र करते रहे हैं कि जनाब एक पेज पे हैं, हम जो है वो इकट्ठे हैं और अपोजिशन का कभी ख्वाब पूरा नहीं होगा। वो तो खुद कहते हैं, देखे ना, वो तो खुद कहते हैं, उनके सारे वज़ीर आज़म है, मुल्क के वज़ीर आज़म को रियासत के साथ ही खड़ा होना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो काबिल फ़ख्र बात है। लेकिन उनके अलाइज ये कहते हैं कि हमने तो रियासत के कहने पर इनकी हिमायत की थी और हम रियासत की वजह से इनके साथ हैं, रियासत कहेगी तो हट जाएंगे। इसका मतलब ये है कि फिर वो बनाने वाला तो फिर वो तो अजीब कंट्रोवर्शियल सूरत हाल है। मुझे इन पॉलिटिशियंस की भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं वो बात करते हैं तो वो अपने ही पाँव काट देते हैं बात करके। चले मुझे एक बात बताएं, आपने कहा जी प्राइम मिनिस्टर का और रियासत का एक पेज पे होना चाहिए, वो इसका हिस्सा है, तो मुझे एक बात बताएं कि एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रियासत के साथ लॉयल नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए, सबकी सब लॉयल है पार्टी, सारे लॉयल हैं, बात खत्म हो गई। अच्छा इसमें कौन सी गुलाम रज़ा साहब मुझे ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब मजबूर हुए हैं। मरियम साहिबा ने कहा, आपने बड़ा अच्छा कल तबसरा किया था कि वो जो इमरान खान साहब में एक है ना कि उसको आप ज़रा कह दें कि जज्बातीपन अभी भी है कि वो जो बात दिल में है वो ज़ुबान पर आ जाती है। मरियम साहिबा की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। परवेज़ शरीफ साहब उनको कहते रहे ना मानना, आज ये एजेंडा नहीं उन्होंने मान लिया जी, मेरी ऑडियोज़ है सारी। और बहरहाल फिर वो भी कह दिया, मैं उस वक्त वो सोशल मीडिया सेल की इंचार्ज थी। खैर, तो अब उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे जो अब हो रहा है इस बारे में, वो अदम एतमाद ये सब कुछ, लेकिन पार्टी में राय थी तो फिर अब उन्होंने मान लिया। शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं जी अभी भी 2 राय हैं, तो वो 2 राय अब एक हो गई है। नवाज शरीफ साहब को कहा गया था जी जो नवाज शरीफ साहब कहेंगे वो होगा। अब नवाज शरीफ साहब ने गो अहेड दे दिया है कि अदम एतमाद ले आओ। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो पीछे चले गए, इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है उसकी कोई बात नहीं।
बाकी अदलिया के हवाले से जो खदशात थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं, सब कुछ अब ठीक हो गया है। और अब अगर नवंबर की आप बात कर रहे हैं कि जी वो तैनाती चाहते हैं शहबाज शरीफ, अगर तो आप फिर तो वो उसके बाद इन इलेक्शन अनाउंस करेंगे आने के बाद। इफ एंड बट्स बहुत है। इन चीज़ों की जानब अगर आप बढ़ेंगे तो फिर आप ज़रा थोड़ा सा कैनवस और थोड़ा सा वसी कर दें। आप ये देखें कि नैब का जो प्रोसिक्यूटर था उसको बड़ा सरजनश हुई है उसकी, और वहाँ पे आप अतर मिनल्ला साहब की बात सुने, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। उन्होंने कहा कि ये हमें पनामा शनामा से गर्ज नहीं है, इसका फैसला फिर कुछ और होगा। तो कैनवस थोड़ा सा वसी कर लें, अभी इनकी ये बात सुन लें, उधर से मियां नवाज शरीफ साहब की ये बात सुन लें कि ये इस वक्त मुल्क जो है वो हालात इस तरह के हुए हैं कि हमें कुछ भी हो इससे जान छुड़ानी है, और जो भी इसके अलावा मैं एक चीज पे आपको अप्रिशिएट कर दूं, आपको भी याद होगा आपने फरवरी के महीने में कहा था, बल्कि मिड फरवरी में, कि बहुत सी चीजें होंगी। फिर हमने देखा फैसल वाडा साहब के खिलाफ फैसला आ गया, एक सूबाई वजीर है उनके खिलाफ फैसला आ गया, अब वो भी चीजें हो रही हैं, कुछ इस तरह की बातें नजर आ रही हैं कि यानी ये सारा कुछ एतमाद की तरफ बढ़ना, इमरान खान से खबरें बढ़ रही हैं। मियाँ साहब की जानिब जो ये चीज़ें हुई हैं कि मियाँ साहब एग्री हुए हैं इस बात के ऊपर, वो अभी भी मियाँ साहब पूरी तरह से रजामंद नहीं, लेकिन उनके भाई ने एक बात उनसे ये कहने की कोशिश की है कि हम लड़ाई नहीं चाहते, हमारी जमात भी लड़ाई नहीं चाहती, जमात का नुकसान हो जाएगा, और पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे हम आगे नहीं चल सकते, हमारा मुस्तकबिल इसी में है कि इस मौके के ऊपर हम एक पॉलिटिकल फोर्स और एक काबिल भरोसा पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे हम आएँ और अपना किरदार अदा करें। और जिस तरह से पहले भी गवर्नमेंट हम चलाते रहे हैं, अगर हमें अवाम एतमाद दे तो हम गवर्नमेंट चलाएं, लेकिन एक लाइन ड्रॉ कर ली जाए। वक्त सिखाता है चीज़ों को, एक लाइन ड्रॉ कर ली जाए कि बहुत से 3-4 मेन इश्यूज हैं, उसके ऊपर पॉलिटिशियंस जो हैं वो रियासत की बात को माने और रियासत की बात को साथ आगे लेके चलाएं। बाकी जो भी निज़ाम हुकूमत है वो खुद पॉलिटिशियन चलाएं। तो ये एक किस्म का हम कह सकते हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिशियंस के दरमियान भी शायद कोई इमरानी मुआहिदा या कोई बातचीत या कोई लाइन ऑफ एक्शन जो है वो हो रही है कि एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए कि ये इधर और ये इधर। ये इशारे काफ़ी अरसे से चल रहे थे कि जी ऐसा होना चाहिए, लेकिन सर वो तो फिर कोई लिख पढ़ कर तो बात नहीं होनी, वो तो बस एश्योरेंसेस ही होंगी, और वो कभी भी फिर बदल भी सकता होता है कि कुछ तकरीरों के बाद सब कुछ बदल जाए। न्यूज़ अपडेट्स हैं, ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ अपडेट्स आप देखिए और उसके बाद बात करेंगे कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर सड़कों पर आना है तो फिर मेरे से ख़तरनाक कोई नहीं होगा, सड़कों पर भी मैं आऊँगा, अवामी राब्ता मुहिम भी, और अगर फिर पार्लियामेंट की तरफ आ रहे हैं अदम एतमाद तो वहाँ पर भी फिर अब शहबाज शरीफ साहब टारगेट है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। एक तरफ तहरीके अदम एतमाद की बात हो रही है, वो जाहिर है कि पार्लियामेंट में आनी है, कौमी असम्बली में आनी है। अब हुकूमत भी यही काम कर रही है कि पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर एक करारदाद लेकर आ रही है और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि उनकी तकरीर नहीं जॉब एप्लीकेशन होती है, और वो जॉब एप्लीकेशन जो देते हैं अब उनको इससे रोका जाएगा, और जब तक केस चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का तब तक उनको तकरीर नहीं करने दी जाएगी। और लाइव कवरेज करारदाद इसलिए है कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस है, 18 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होनी है, वो लाइव कवरेज उसकी दिखाई जाए, सारी दुनिया देखे कि क्या हो रहा है। अब इसमें दिखाना क्या चाहती है हुकूमत? वो दिखाना चाहती है जो इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि उनका एक चपड़ासी मकसूद उसका नाम है, 25,000 उसकी तनख्वाह, 4 अरब रुपया उसका अकाउंट खुलता है, उससे वो ट्रांजैक्शंस होती हैं, और 14,000 ट्रांजैक्शंस को खंगाला गया, ये फवाद चौधरी साहब कहते हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये कर पाएगी हुकूमत लाइव कवरेज इस तरह दिखाना, और क्या इस पर कोई इतराज़ तो नहीं होगा शहबाज शरीफ साहब को? क्योंकि वो तो सुरखरू कहते हैं जी हो गए, बरतानिया से भी सुरखरू हो गए, कोई सबूत ही नहीं है। जिस तरह अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रिमार्क सामने आए हैं उसके बाद तो अगर इस तरह से कवरेज दिखाई जाती है तो उसका फ़ायदा तो फिर शहबाज शरीफ साहब को, शरीफ ख़ानदान को होगा कि केस ही मजबूत नहीं बनाते यहाँ पर जनाब प्रोसिक्यूटर्स।
मुज़क्का खेज़ किस्म का ये फ़ैसला है। अगर इसके ऊपर वो लाएँ करारदाद और इसको पास करवाएं हाउस से, अपोजिशन लीडर हैं और काबिल इज़्ज़त हैं, केस ठीक है, अपनी जगह पे मौजूद है और चलान उसका सबमिट हुआ है और अभी फ़र्द जुर्म आयद होनी है 18 को। तो मेन केस था मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो NCA, देखें ये वही केस है जिसके तमाम के तमाम मंदरजात, तमाम जो इसमें सबूत थे और ट्रांजैक्शंस थी, ये 3 एजेंसियों ने, नैब ने, FIA ने और एंटी करप्शन ने, ये तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो था और SS रिकवरी यूनिट ने ये दिया था हमने, हमारे इदारों ने इंग्लैंड में, और वहाँ से उनको लंदन में ये कहा था कि ये सारा रिकॉर्ड है, ये शवाहिद है। अब वहाँ से जो रिकॉर्ड, शवाहिद, जो भी चीज़ें सामने आई हैं वो तो पता चल गया कि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने कहा कि इसमें इन केसेस में नहीं हुई, और बाकी जो चीज़ें इस्तेमाल किसी से पैसे लिए, कुछ जायदाद बनाई, जो चीज़ें आज अगर आप देखें, गुलाम मुस्तफ़ा जो कि SCCP के नुमाइंदे थे, वो एक गवाह थे, उनका बयान था, उन्होंने इसमें कहा कि शहबाज शरीफ कभी भी इसके डायरेक्टर नहीं रहे रमज़ान शुगर मिल के। तो अच्छा। अब बाकी भी जो भी शवाहिद होंगे, ये ताज़ा तरीन आज की चीज़ है वहाँ पे। जब अगर फ़र्द जुर्म आयद करना, फिर एक फ़र्द जुर्म तो आयद नहीं होती, यहाँ तो तकरीबन कोई हज़ारों फ़र्द जुर्म आयद होती हैं रोज़ाना। फिर अगर ये प्रेसिडेंट बन जाएगी इस तरह की, फिर और भी बहुत सारे केसेस हैं। जिस तरह से अभी लाइव कवरेज की दरख्वास्त की गई थी जस्टिस राना शमीम साहब की तरफ से कि जो उनका केस चल रहा है उसकी भी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से भी ख्वाहिश का इजहार किया गया था, और बाकी लोग भी बहुत सारे फिर पहुंच जाएंगे दरख्वास्तें लेकर। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी या इस तरह की चीज़ की जानिब नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर ये जाते हैं, अदालत का अपना डेकोरम है। अदालत, कोई भी अदालत हो, वो बाउंड नहीं है, ये कोई कानून साजी नहीं होगी, ये करारदाद है। और ये फिर उसके बाद अगर लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको अगर वाकई चाहता है कि इस केस में इस तरह से करेगा, ये पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। लेकिन उस वक्त तक, जब तक ये इसको कोई लॉ बना दिया जाए, उस तरह से ये रिपोर्ट रोज़ाना नहीं हो सकेगा। और ना इससे पहले कोई प्रेसिडेंट है कि ये पेशबंदी है बाबर साहब दिखाया जा जी कि स्पीकर कौमी असम्बली है, उसको हटाने के लिए कुछ किया जा रहा है, तो वहाँ पर एक बहस, और जाहिर है कि इसके बाद एक मछली मंडी बनेगी कौमी असम्बली, जिस तरह हमने माजी में देखा है। ये करारदाद आएगी, हुल्लड़बाजी होगी, ले दे होगी, और ध्यान इस तरफ चला जाए। देखिए उसामा साहब, बात ये है कि ठीक है, गुलाम मुस्तफा साहब सही कह रहे हैं कि करारदाद की बुनियाद पर तो लाइव कवरेज नहीं हो सकती, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब रहे हैं 10 साल, वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी हैं। और जब ये लोग अदालतों से बाहर आते हैं तो ये कहते हैं कि एक दमड़ी की भी हमने करप्शन की है तो हमें उल्टा लटका दिया जाए। फिर ये कि हमने इस जहान में नहीं, अगले जहान में अल्लाह ताला को भी जवाब देना है। इतनी बड़ी बातें ये करते हैं, और अदालत के सामने जब ये जाते हैं और अदालत में इनसे पूछा जाता है कि जनाब ये 16 अरब रुपए हैं, आपके फ़लाने मुलाजिम के अकाउंट में इतने अरब थे, तो जवाब ये आता है कि माय लॉर्ड, मसला ये है कि जब मैं वज़ीर आला था तो मैंने, आप 16 अरब की करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैंने तो 200 अरब रुपया इस कौम का बचाया है। वो कहते हैं जी कैसे बचाया? वो फिर शहबाज साहब एक लंबी तकरीर करते हैं कि जनाब वो ऑरेंज लाइन पे जनाब 270 अरब मांग रहे थे, मैंने 230 अरब करवाया और मैंने इधर 40 अरब बचाए। जब मेट्रो बन रही थी, मेट्रो 50 अरब की बन रही थी, मैंने 30 अरब करके तो मैंने 20 अरब इधर से बचा दिया। जब भिक्की पावर प्लांट बन रहा था तो वहाँ से मैंने 20 अरब बचाए। मैंने कायदे-ए-आज़म सोलर पावर प्लांट में मैंने 30 अरब बचाए। मैंने साहिवाल कोल प्रोजेक्ट में 25 अरब रुपये बचाए। मैंने फलानी जगह पे इतने अरब बचाए, और ये तो साढ़े 350 अरब रुपया हो गया। तो मैंने तो 350 अरब इस कौम का बचाया। जज साहब कहते हैं कि जनाब ये फलाना बंदा है, ये आपका ड्राइवर है, इसके अकाउंट में 4 अरब रुपये कहाँ से आए? वो कहते जी मुझे पता ही नहीं, मैं तो ड्राइवर को नहीं जानता, वो होगा, मैं नहीं जानता। उनसे कहा जाता है कि आपके घर का फलाना मुलाजिम, फलाना शनाख्ती कार्ड नंबर, वो ये ड्यूटी आपके घर करता है, उसके अकाउंट में 2 अरब रुपये थे। कहते जी होगा, मुझे तो नहीं पता। मेरा मतलब है किसी एक, इनके सामने जितने फैक्ट्स रखे जाते हैं, किसी एक का सीधा जवाब इन्होंने आज तक नहीं दिया। मैंने इनकी 50 इनकी कोर्ट्स की प्रोसीडिंग सुनी है,
हर प्रोसीडिंग में जवाब जज बेचारा जिच हो जाता है, उसका दिल कहता है कि मैं अपने बाल नोच लूँ कि वो ये सवाल वो पूछ रहा है कि जनाब रमज़ान शुगर मिल में 16 अरब रुपये थे, उसमें से ये मुलाजमीन के नाम पे ये रकूम थी। वो कहते जी मैं तो जानते नहीं, ये सलमान शहबाज वहाँ पे डायरेक्टर था, उससे पूछें जाके। अच्छा सलमान शहबाज का है, वो तो लंदन में, जाके पकड़ लें उसको। अब ये कोई मजाक नहीं हो रहा, अल्टीमेटली वो 16 अरब रुपये इनके मुलाजमीन के नामों पर थे। ये क्यों थे? और सर इनका ये जनाब वो सलमान शहबाज बताए, वो जनाब मेरी बीवी है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो बिजनेस करती है, वो बताए। ये तो मेरा दामाद है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये आप उससे पूछें। अब दामाद भी बाहर भाग गया, बेटा भी बाहर भाग गया, बाकी सारे रिश्तेदार भी बाहर भाग गए। अल्टीमेटली इनको जवाब दे तो होना पड़ेगा। अब बाहर आके कोर्ट में ये इस तरह जवाब दे रहे होते हैं, बाहर आके जनाब ये इतने दावे कर रहे होते हैं, तो क्यों नहीं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग सारी कौम के सामने नजर आए? ये कोर्ट में जो जवाब दे रहे हैं उसका भी सारी कौम को पता चलना चाहिए। शहबाज शरीफ के मुंह से जो चीजें निकल रही हैं, जो वो बाहर आके कहते हैं मैंने एक दमड़ी की करप्शन नहीं की, तो वो चीजें कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग जो हो रही है वो भी कौम को पता चलनी चाहिए। मुर्तजा साहब कल ये लोग बड़े बड़े ओहदों के कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, तो क्या इनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? मुझे बताएं, ओपन अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्या इनको अपने एक एक धेले का जवाब नहीं देना चाहिए? गुलाम साहब एक बात यह है कि हमने देखा है पूरी दुनिया में जब भी कोई लीडर होता है, कोई सियासी क़यादत होती है, जहां पर हमने तरक्की देखी, कोई तो इसका लिंक होगा कि उनकी रूट्स वहीं होती हैं। शहबाज शरीफ साहब का अपना बयान है कि जी मैंने बरतानिया में साहब 2 इनके मनी बॉय थे, वो सलमान शहबाज के क्लास फेलो थे, वो सीएम सेक्रेटेरिएट में दोनों डायरेक्टर थे, मैं खुद उनसे मिलके आया हुआ हूँ, उन दोनों के नामों पे अरबों रुपया जमा हुआ है। तो अब ये कहेंगे जी मैं तो उनको जानता ही नहीं हूँ। अच्छा ये बताएं कि अब शहबाज शरीफ साहब का अपना बयान है गुलाम रज़ा साहब के जी बरतानिया में असासे इसलिए बनाए कि मैंने वहाँ जाकर रहना होता है, तो वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने वहाँ जाकर असासे बनाए। ये असासों की ज़रूरत ये हमारे ही हुक्मरानों को क्यों है? बैरून मुल्क इतने असासे कोई वो भी कोई लाखों करोड़ों के नहीं है, अरबों रुपए के हैं। वो अलग बात है कि जी हमने ये जायज़ कमाए और ये सारे इतने अमीर होते चले गए जब से मुल्क बना है। अच्छा, गरीब लोग हमारी अशराफिया, हमारे इतने अमीर और बाहर असासे चीज जब आर्गूमेंट्स होते हैं, जब प्रोसीडिंग होती है, तो जरूरी तो नहीं है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ ही हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना केस साबित ही ना कर सके, ये साबित हो जाए कि ये केस ही झूठा था, फ्रॉड था, तो उसमें शहबाज शरीफ सारी कौम के सामने सरखुर होकर निकलेंगे। अच्छा चले सर, मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन इस पर हम कहें कि ये क्या चक्कर है कि अमेरिका, बरतानिया, उनके वज़ीर आज़म, कोई सदर हो, जर्मनी का कोई चांसलर हो, जितने भी आप देखेंगे लोग या तरक्की याफ्ता ममालिक के हुक्मरान, वो इतने अमीर नहीं होते। हमारी एक दफ़ा बस बारी आ जाए, कोई 5 साल ही मिल जाए, कहाँ असासे पूरी दुनिया में जनाब घर बन रहे हैं, जायदादें बन रही हैं, इसलिए कि वहाँ जाकर रहना होता है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला। अब पता चला। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने कुछ खुशखबरियाँ भी सुनाई हैं, लेकिन साथ डरा भी दिया है, खौफज़दा भी कर दिया है। सऊदी अरब से $3 अरब पाकिस्तान को मिले, अब उसके हवाले से ये इंकशाफ भी हुआ है कि 1 साल में वापस करने हैं। चलें, अभी तो पता नहीं IMF को, दीगर मालियाती इदारों को हमने कितने वापस करने हैं। उसके साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि जी खुदा न खास्ता ना दहिंदा होने की सूरत में, यानी किसी भी मालियाती इदारे को जो हमने रकम वापस करनी है, जो कि एवरेज जो नज़र आ रही है, तकरीबन हर साल हमने $10 अरब वापस करने हैं। $10 अरब सालाना हमने वापस करने हैं मुख्तलिफ इदारों को। अब अगर खुदा न खास्ता किसी एक इदारों को वापस ना कर सके, किसी एक को भी, तो 72 घंटे हैं जी सऊदी अरब ने हमें दिए हैं, 72 घंटे के, ये हमारे $3 अरब तो वापस करो। लेकिन खुशखबरी है कि जल्द ही $1 अरब 20 करोड़ की मौखर अदायगी पर तेल की सहूलत जो है वो भी मामला शुरू हो जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि जी जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल करेंगे। दरामदी बिल को, इम्पोर्ट्स हमारी खर्चे बहुत ज़्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट उस तरह नहीं बढ़ रही, इम्पोर्ट इतनी है कि डॉलर सारे वहीं पर जाए जा रहे हैं, तो खसारा बढ़ता चला जा रहा है, उसको कम करने की वो कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी आलमी सतह पर कीमतें बढ़ने की वजह से दरामदी बिल में इजाफा हुआ, बाहर कीमतें ज़्यादा बढ़ी लेकिन हमने इम्पैक्ट कम रखा। गुलाम रज़ा साहब, अब ये वो है ना कि उन्होंने छुपाया कुछ नहीं, कम से कम इस चीज़ को तो आप अप्रिशिएट कर दें, उन्होंने सारा बता दिया सऊदी अरब से किन शराइत पर है, इस वक्त हालात क्या हैं, कुछ छुपाया नहीं है उन्होंने। हाँ जी, ये चीज़ तो हमने जिस दिन ये कर्ज़ लिया था उस दिन अपने शो में बता दी थी कि ये 72 घंटे में वापस भी करना होगा
और इसके लिए बहुत सख्त शराइत रखी गई है, शायद आपको याद हो। याद आज सेनेट में, क्योंकि ये, हाँ जी, ईवान में ये चीज़ें इसलिए सच बोलना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप अगर फिगर फज करके देंगे तो आपके ऊपर उसका नहीं सर, कैसे हो सकता है? नहीं सर, नवाज शरीफ साहब ने वहां पर कहा था स्टेट में, वो तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। जो असेंबली में जो होगा उसको आप धड़ल्ले के साथ झूठ बोला जाता है। लेकिन मुर्जा साहब, ये वो चीजें जो सारी कौम को पहले ही पता थी, ये आप इस तरह से कह दें तो नहीं, ये इसमें कौन सी ऐसी चीज थी जो लोगों को नहीं पता थी? ये जो चीज़ें हैं, ये मैं बताऊं आपको कि ये जब इंफॉर्मेशन इस तरह की दी जाती है इंटरनेशनल मुआहदों के हवाले से किसी भी जगह कमेटी में या वान में, तो वो फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर ही मबनी होती है। वो तो उनकी जो नवाज शरीफ साहब के साथ लगाएंगे ना अगर वो वाली चीज़, तो वो एक कहानी थी, वो उन्होंने अपनी वहाँ पे बयान कर दी और उसके नतायज भी उन्होंने भुगत लिए वहाँ बयान करने के सारा कुछ। लेकिन उमूमी तौर पे मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वाक़तन ऐसा ही है कि इसमें मुकम्मल जो सच है, आम तकरीरों में जो मर्ज़ी आप करें, जो फिगर्स आपने देने होते हैं, जो बात आपने देनी होती है, वो रिकॉर्ड पर मबनी होती है। वो किसी को भी किसी के हक में जाए, किसी के खिलाफ जाए। लेकिन ये तो ओपन सीक्रेट था कि पहली दफ़ा सऊदी अरब जैसे मोहब्बत करने वाले दोस्त मुल्क ने हमें शरायत लगाई, पहली दफ़ा लगाई शरायत। इससे पहले कभी शरायत नहीं मिली, कोई शरायत नहीं होती थी। यहाँ से हुक्मरान जाते थे और आते हुए 5-7 बिलियन डॉलर जेब में डाल के ले आते थे। और फिर ये था कि कभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो पहुंचते नहीं थे यहाँ, तो यहाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर में पैसे जो हैं वो शो हो जाते थे। तो ये फर्स्ट टाइम इस तरह की उन्होंने रखी हैं। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता सऊदी अरब आपसे 72 घंटों में पैसे मांग लेगा। आपने जितने प्रोग्राम्स आप चला रहे हैं उन सारे लोगों का ये होता है कि ये डोनर्स की एक असूल होता है इसका कि ये डोनर्स की अमाउंट है और इसके साथ आप याशियाँ ना करें। ये आप हमें डोनर्स के पैसे हैं, इसके साथ अगर आपने कोई याशी करनी है या कोई अपने मुल्क में आपने अपनी पॉलिटिकल वर्थ बढ़ानी है तो उसके लिए आप अपने पैसे मुल्क के यूज़ करें। जो पैसे आप इकॉनमी चलाने के लिए ले रहे हैं उसमें से आप अपने लले तले ना करें, वो पैसे हमें रिसाइकल करके वापस करें। हम आपको स्टेबिलिटी के लिए देते हैं ताकि आप जो मईशत है वो गिरे ना और आपका सिलसिला जो है वो चलता रहे, डिफ़ॉल्ट की तरफ ना जाए। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि डेफर पेमेंट्स के ऊपर ऑयल की वो हमेशा से हमें तकरीबन गुज़िश्ता अगर 30-40 साल का हम निकालें हिस्ट्री तो हमें ये पता चलता है कि बहुत सारी दफ़ा तो डेफर पेमेंट पे जो तेल आता था उसके हमने पैसे वापस भी नहीं किए उनको। और ये बहुत सारी हुकूमतें इनको एक ऐसी जैसे कि अपनी पॉकेट से ही चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह से भी इस्तेमाल करते रहे हैं। तो ये लेकिन ये डेफर पेमेंट्स के ऊपर है, इसके पैसे हमने वापस करने हैं, ये भी रिटर्न है। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि वज़ारत ख़ज़ाना और सऊदी हुकाम के दरमियान रिटर्न एग्रीमेंट्स हुए हैं और उसके ऊपर साइन करके पूरी शर्त शराइत मान के तो फिर उसके बाद हम आगे चले हैं। तो इससे बात करने का सबसे अहम जुज़ ये है कि आने वाले दिनों में महंगाई, मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज़ किया, ये मज़ीद बढ़ने वाली है, बढ़नी है। पाकिस्तान के अगर आप ज़खायर जो हैं ज़र मुबादला के ज़खायर उनको हम देखते हैं तो अगर हम इसी तरह से हर महीने हमने पेमेंट करनी होती है किसी न किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और वो पेमेंट्स कभी किसी को $1 बिलियन करनी है, किसी को $500 मिलियन करनी है, किसी को $1.5 अरब करनी है, किसी को 2 अरब। साल की अगर हम बात करते हैं तो हमें तकरीबन $7 बिलियन के करीब रकम 2022 में यानी जुलाई तक हमें वापस करनी है कम से कम। सर मैंने तो वो रकम जब मुख्तलिफ हालों से $10 अरब तक भी चली जाती है ये रकम। अच्छा सर, चूंकि वक्त बहुत कम रह गया, जब वापस निकलेगी आपके नेशनल एक्सचेकर से निकलेगी, आपका सारा जो उसमें जितनी हवा आपने भरी हुई है वो फौरी तौर पे आप देखें कि वो एक फ्लॉ पैदा होगा, उससे अफरात ज़र बढ़ेगा, उससे कीमतें बढ़ेंगी, उससे बेरोज़गारी में इजाफा होगा। तो ये जब तक हम अपने रिसोर्स से कोई चीज़ पैदा नहीं कर लेते जो हमें डॉलर्स की शक्ल में पाकिस्तान आए, मसला ये है पाकिस्तान का वो अभी शुरू करेंगे तो कम से कम 3 से 5 साल हमें चाहिए। जब ये हुकूमत आई थी उस वक्त भी अगर कहा गया जी CPEC स्लो हो गया, ये हो गया, वो हो गया,
बहरहाल चीज़ें इकोनॉमिक जोन पूरी तरह बनेंगे वहाँ तवानाई, ये एक साल के अंदर भी फार्मूला है। अच्छा सर, एक साल का भी फार्मूला मौजूद है सामा गाजी साहब, एक साल का भी फार्मूला मौजूद है। 6 महीनों के डेवलपमेंट स्किल के आप नौजवानों को कोर्सेज करवाएं और 7वें महीने में बैच बना के उनको कोरिया, जापान, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन लोग 3 बंदों को चढ़ा दें कमेटी बना के वो हर वक्त सफ़र में रहे किया है, लेकिन पता नहीं वो उतनी डेवलप करने में स्किल शायद टाइम लग जाए। सर टाइम बहुत कम रह गया। बाबर डोगर साहब, अब ये बात कि हमारे अभी खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है, अब ना इसको हम कम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स भी फौरी तौर पर नहीं बढ़ रही। अब वज़ीर ख़जाना साहब फिर भी हमें बता रहे हैं कि जी $42 से $90 पर चला गया, $92 पर चला गया तेल, लेकिन हमने उस तरह से महंगा नहीं किया। तो जहाँ वो मजबूर हैं वो लगता है इशारा दे रहे हैं, जो बात गुलाम रसूल साहब ने कही कि जी जहाँ मजबूर हो जाएंगे हम कुछ नहीं कर सकेंगे, चीज़ें बाहर महंगी होंगी तो यहाँ साहब 70 पैसे आप 148 पे ले आए पेट्रोल और अभी भी कहें कि आपने महंगा नहीं किया। सर उतना नहीं किया जिस तरह हुआ है। सर मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, बहुत माजरत। प्रोग्राम का खत्म हो गया है, कुछ देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।